नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, किसानों ने बोगटे की कमेटी को ताक पर रखा, तेज करेंगे आंदोलन। कुर्सी बचाने की जुगत में मोदी से मिले चौटाला, मगर दबाव बढ़ा। महाराष्ट्र में रेप के आरोपी मंत्री ने कहा, महिला की बहन के साथ संबंध। व्हाट्सएप छोड़ने लगे लोग, विज्ञापन के जरिए सफाई दे रही फेसबुक। जगन मोहन को रोकने के लिए चंद्रबाबू ने चला हिंदुत्व का कार्ड। खास खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन आपसे दो छोटी गुजारिशें हैं। पहली गुजारिश तो यह है कि सत्यहिंदी.com के ऐप को आप कृपया तुरंत डाउनलोड कर लें। इसे आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसके जरिए डाउनलोड किया जा सकता है। हमारी दूसरी गुजारिश ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सत्यहिंदी.com पत्रकारों द्वारा संचालित मीडिया संस्थान है। ये कारपोरेट से कोई फंड नहीं लेता और न ही सरकारी मदद पर निर्भर करता है, इसीलिए आप तक बेखौफ बेबाक खबरें देने की हिम्मत भी रखता है। लेकिन उसे आर्थिक मदद की दरकार है ताकि हम अपने प्रभाव को, अपनी ताकत को और बढ़ा सकें, स्वतंत्र पत्रकारिता को और बेहतर ढंग से अंजाम दे सकें। इसलिए आपसे निवेदन है कि सत्यहिंदी.com की सदस्यता को स्वीकार कीजिए, उसके सदस्य बनिए और इस तरह से स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कीजिए। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा ले सकते हैं और अपनी मनचाही सदस्यता चुन भी सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगाने और कमेटी बनाने से किसान आंदोलन पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। वो आज लोहड़ी के दिन कृषि कानूनों की कॉपी जला रहे हैं। किसानों ने साफ कह दिया है कि उनको कोई कमेटी मंजूर नहीं है। वो अपना आंदोलन तेज करेंगे और 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। वहीं ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार चिंतित नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है और इसको रोकने की मांग भी की है। पुलिस ने याचिका में कहा है कि देश को विश्व स्तर पर बदनाम करना अधिकार में शामिल नहीं हो सकता है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि 60 से ज्यादा अन्नदाता की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई है, लेकिन ट्रैक्टर रैली से उसे शर्मिंदगी हो रही है। बता दें कि किसानों का गुस्सा कमेटी बनाने के बाद और भी बढ़ गया है। उनका कहना है कि कमेटी में वो ही लोग शामिल हैं जो पहले ही कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपना दांव चल रही है। किसानों ने इसको सरकारी कमेटी बता दिया है। तो जिस तरह का कमेटी का कंपोजिशन है उसको देखकर तो कोई भी कह सकता है कि ये सरकारी कमेटी है। चारों के चारों सदस्य जाहिर है कि सरकार की नीतियों का समर्थन करते रहे हैं, इन काले कानूनों का समर्थन करते रहे हैं। उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है वो किसानों की चिंताओं को समझेंगे, क्योंकि वो तो सरकार की चिंताओं और बाजार की चिंताओं में शामिल है। वो कारपोरेट की चिंताओं में और उनके एजेंडे में शामिल है। उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और ना ही सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायाधीश ऐसे बोबडे ने इस बारे में सोचा कि कमेटी अगर बनाई भी जा रही तो कम से कम दिखाने के लिए ऐसी कमेटी हो जिस पर किसी का भरोसा जगता हो। लेकिन ये कमेटी कहीं से भी विश्वास पैदा नहीं करती है। और न केवल यही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया है उसको लेकर चारों तरफ से आलोचनाएं हो रही हैं कि ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट कमेटी की आड़ में सरकार की राजनीति कर रहा है, या राजनीति के क्षेत्र में दखल दे रहा है, या जो प्रशासन का काम है वो खुद करने बैठ गया है। तो आखिरकार वो सरकारी एजेंडे को क्यों आगे बढ़ा रहा है? सब जानते हैं कि सरकार परेशान है, बजट सत्र आने वाला है और उसमें हंगामा हो सकता है। तो इस पूरे आंदोलन को कमेटी के बहाने कुछ समय के लिए टाल दिया जाए ताकि बजट सत्र में वो जो बिल पास करवाने हैं उसको वो आसानी से पास करवा ले। तो एक पूरा एजेंडा सरकार का है जो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से जुड़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए
सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हो रही है, कमेटी की आलोचना हो रही है, और जिस ढंग से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है या उलझाने की कोशिश की जा रही है, देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उससे भी किसान भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं, नाराज में हैं, क्योंकि 60 किसानों की शहादत हो चुकी है और उस पर सरकार जो है तरह तरह के छलबल प्रयोग में ला रही है। दिल्ली पुलिस से याचिका दायर करवा के ये कहती कि ट्रैक्टर रैली अगर गणतंत्र दिवस पर निकली तो देश की बदनामी होगी। दिल्ली पुलिस के इतने दुष्कर्म हैं कि उनसे पूरी देश की बदनामी हो रही है, चाहे जेएनयू का मसला हो, चाहे जामिया का मसला हो और चाहे दिल्ली दंगों का मसला हो, हर जगह उसने देश के मुंह पर कालिख पोती है। उसने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किए हैं, जिस तरह से इन प्रोटेस्ट को कुचला है और फिर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो ये तमाम चीजें हैं। और सीए का आंदोलन भी ध्यान रखिए, उसके साथ भी उसने उसी तरह से निर्ममता से पेश आई थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ जुड़ रही हैं और ऐसे में किसानों के पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो अपना आंदोलन इसी तरह से जारी रखें, बल्कि तेज करें, ताकि सरकार को थोड़ा भी मौका न मिले, थोड़ा भी जगह न मिले आंदोलन को तोड़ने का, कुचलने का या खत्म करने का और अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का। अगली खबर का रुख करते हैं। किसान आंदोलन के बढ़ते दबाव के बीच दुष्यंत चौटाला ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे चली मुलाकात के बाद चौटाला बिना मीडिया से बातचीत किए चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। शाह से मुलाकात करने से पहले चौटाला ने पार्टी के विधायकों के साथ भी बैठक की थी और उनका मूड जानने की कोशिश की थी। बता दें कि किसानों को अपना वोट बैंक मानने वाली जेजेपी के विधायकों पर काफी दबाव है और वो किसानों के सुर में सुर मिला रहे हैं। कल जेजेपी के 2 विधायकों ने खुले तौर पर पार्टी नेतृत्व को चेतावनी दे दी थी। जेजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने कहा है कि हरियाणा में तीनों कृषि कानून के खिलाफ भावनाएं हैं और आगामी दिनों में इसकी कीमत सत्तारूढ़ भाजपा जजपा गठबंधन को चुकानी होगी। एक और जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने कहा कि केंद्र को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और देश के किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं। बता दें, हरियाणा में सरकार अस्थिर होने के डर से बैठकों का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस अगले सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। तो कुल मिलाकर हरियाणा की सरकार डावाडोल है। खट्टर सरकार डावाडोल है क्योंकि जेजेपी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है किसानों का, किसान आंदोलन का, और उनके जो विधायक हैं वो इस किसान आंदोलन के दबाव में हैं। वो जानते हैं कि उनका पूरा वोट बैंक इन्हीं किसानों पर है। किसानों ने उनकी घेरेबंदी शुरू कर दी है, उनका आना जाना मुहाल कर दिया है। वो कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, किसी गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से घेरेबंदी हो गई है, न केवल जेजेपी की बल्कि बीजेपी के विधायकों की भी। लेकिन बीजेपी के विधायकों पर हाईकमान का डंडा चलता है, इसलिए वो मुंह जुबान सिले हुए हैं। लेकिन जेजेपी के विधायक खुलकर बोल रहे हैं, एक एक करके उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और दुष्यंत चौटाला को लगता है कि अभी साल भर तो हुई थी कुर्सी मिले हुए, ऐसे कैसे छोड़ दी जाए, ऐसे कैसे गंवा दी जाए। तो उस कुर्सी के को थामे रखने के लिए वो तमाम तरह की जुगत कर रहे हैं। इसीलिए वो अमित शाह से मिले, फिर मोदी से मिले, और अब जाहिर है कि इतनी मुलाकातों के बाद वो सत्ता के साथ ही रहेंगे, उनके अलग होने की संभावना कम है। लेकिन अगर विधायक टूट टूट कर जाने लगे तब दुष्यंत चौटाला क्या करेंगे? तब उन्हें पाला बदलना पड़ सकता है। और जो आने वाला विधानसभा का सत्र है उसमें कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, अविश्वास प्रस्ताव लाएगा सरकार के खिलाफ, और जाहिर है कि उसमें जेजेपी के विधायकों को या तो पक्ष में या विपक्ष में वोट करना पड़ेगा, और ऐसी सूरत में सरकार फंस सकती है, गिर सकती है। और यही इंतजार है कांग्रेस पार्टी को भी, और किसान आंदोलन भी इसीलिए पूरी ताकत लगा के रखे हैं कि सरकार गिरने के भय से ये 3 काले कानून सरकार वापस ले ले। लेकिन अभी तक सरकार, चाहे खट्टर की हो चाहे मोदी की हो, अभी तक इस मामले में लचीलापन नहीं दिखा रही है, अड़ी हुई है। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि वो पैर पीछे खींचेगी। अब जेजेपी का क्या होगा ये आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा। ये काफी कुछ निर्भर करता है कि किसान किस तरह से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं।
अगली खबर लेते हैं। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। साथ ही महिला का कहना है कि मुंबई पुलिस ने उसकी शिकायत नजरअंदाज की है। एनसीपी नेता मुंडे ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि शिकायतकर्ता और उसकी बहन उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं। हालांकि मुंडे ने स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता की बहन के साथ उनके संबंध थे और वो उसके 2 बच्चों के पिता भी हैं। धनंजय मुंडे ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि उनकी पत्नी, परिवार और मित्रों को इस संबंध की जानकारी भी है और उसके परिवार ने दोनों बच्चों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि जिनका जिस महिला से संबंध था वो 2019 से उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और उन्होंने पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी और अपने खिलाफ अपमानजनक सामग्री बांटने पर रोक लगाने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था। वहीं शिकायतकर्ता महिला ने कहा कि उसने 10 जनवरी को मुंबई पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखकर बताया था कि मुंडे ने 2006 में कई बार उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसने यहाँ पहले ओशिवारा पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये कि इतने अरसे बाद महिला आरोप लगा रही है, कहीं ये बीजेपी का कोई खेल तो नहीं है एक मंत्री को टारगेट करने के लिए, क्योंकि इस सरकार के बनने के बाद ही ये पुराण क्यों खुल रहा है। इसके पहले इतने सालों तक वो महिला क्यों नहीं बोल रही थी। मंत्री अपनी बात स्वीकार कर रहे हैं संबंध होने की, उनके अपने बेटों को स्वीकार कर चुके हैं, उनके परिवार मित्र जानते हैं, वो अदालत की शरण में पहले भी जा चुके हैं। तो ये मामला बहुत कुछ उलझा हुआ लगता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो महिला झूठ बोल रही होगी, बलात्कार के झूठे आरोप लगा रही होगी, क्योंकि कोई भी महिला इस तरह के आरोप यूं ही नहीं लगाती है। ये उसकी अपनी बदनामी होती है और कोई भी स्त्री बदनाम होकर, हम हमारे समाज को बेहतर जानते हैं, वो रह नहीं सकती है। तो ये हो सकता है कि किसी तरह का लालच हो या किसी तरह के दबाव हो, या हो सकता है कि सचमुच में उस महिला के साथ ये दुष्कर्म किया गया हो। तो उसकी जांच होनी चाहिए और कोर्ट चाहे तो इस पे फैसला ले सकती है। और सरकार को भी देखना चाहिए कि ऐसे मामलों में अगर मामले गंभीर हैं प्रारंभिक जांच के आधार पर, तो मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और उसको बचाव का रास्ता नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि मुंडे जिस जनजाति से आते हैं उनमें इस तरह की प्रथाएं भी हैं। गोपीनाथ मुंडे जो बीजेपी के नेता थे, उनके भी इस तरह के संबंध थे, सब जानते हैं। तो ये और एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी इस घटना का है, इस पूरी प्रकरण का है, इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों में असुरक्षा भर गई है और लोग इस सोशल मीडिया ऐप को तौबा कर रहे हैं। इससे चिंतित होकर कंपनी ने अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन जारी करके सफाई दी है और दावा किया है कि उनके संदेश और वॉइस कॉल पूरी तरह सुरक्षित हैं। विज्ञापन में व्हाट्सएप ने सफाई दी है कि वो न तो निजी संदेशों को देख सकता है और न ही कॉल को सुन सकता है। इसमें दावा किया गया है कि हर निजी संदेश, फोटो, वीडियो, वॉइस मैसेज और डॉक्यूमेंट जो आप अपने दोस्तों, परिवारों और सहकर्मियों को एक एक कर या ग्रुप में भेजते हैं, वे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं, सुरक्षित हैं। ये सिर्फ आप लोगों के बीच ही रहते हैं। व्हाट्सएप ने कहा है कि पॉलिसी अपडेट से दोस्तों या परिवार को भेजे गए मैसेज की गोपनीयता किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगी। इसके मुताबिक इस अपडेट में किए जा रहे बदलाव व्हाट्सएप पर बिजनेस से जुड़े हैं, ये भी वैकल्पिक हैं। ये अपडेट उसके बारे में और पारदर्शिता लाता है जिसे हम जुटाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अगर प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव की बात करें तो पहले इसमें कहा गया था कि आपकी निजता का सम्मान करना हमारे डीएनए में है। हमने जब से व्हाट्सएप बनाया, हमारा लक्ष्य है कि हम निजता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाओं का विस्तार करें। लेकिन अब नई प्राइवेसी पॉलिसी में निजता के सम्मान का शब्द नहीं है। नई पॉलिसी कहती है हमारी प्राइवेसी पॉलिसी से हमें अपने डाटा प्रैक्टिस को समझाने में मदद मिलती है। अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत हम बताते हैं कि हम आपसे कौन सी जानकारियां इकट्ठी करते हैं और उससे आप पर क्या असर पड़ता है। आपको बता दें, इसके साथ ही प्राइवेसी के नए नियमों और शर्तों को मंजूरी दिए बिना आप 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्हाट्सएप की इसी जबरन सहमति लेने के तरीके से लोगों में आक्रोश है और वो दूसरे ऐप्स की ओर रुख कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने भी
ट्वीट पर अपने फैंस को सलाह दी है कि वो प्राइवेसी पर फोकस करने वाले ऐप सिग्नल का उपयोग करें। इसके चलते अब सिग्नल ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। उधर एक और ऐप है टेलीग्राम, उस पर भी बहुत लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह से जबरिया ये पॉलिसी थोपने की कोशिश की है फेसबुक ने, फेसबुक व्हाट्सएप फेसबुक का ही हिस्सा है और उसके कई आयाम हैं जो इस विज्ञापन में साफ नहीं हो रहे हैं कि कैसे वो हमारा डाटा और लोगों से भी शेयर करेगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करेगा, फिर उस डाटा का इस्तेमाल एल्गोरिदम के जरिए हमें विज्ञापन दिखाने के लिए भी करेगा, अपना बिजनेस प्रमोट करेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में शक पैदा कर रही हैं और इसीलिए उसका विरोध हो रहा है, इसीलिए लोगों में नाराजगी है और डर भी है, इसीलिए वो शिफ्ट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के हालिया बयानों से साफ है कि उन्होंने हिंदुत्व एजेंडा अपना लिया है। उनके बयान कट्टर हिंदुवादी नेताओं की तरह हो गए हैं। नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के धर्म का नाम लेकर उनकी आलोचना की है, बल्कि अभियान छेड़ दिया है। नायडू इस बात पर जोर देकर कह रहे हैं कि इनके इष्ट देव वेंकटेश्वर स्वामी हैं और वे हिंदू हैं, जबकि मुख्यमंत्री ईसाई धर्म में विश्वास रखते हैं और प्रभु ईसा मसीह को मानते हैं। नायडू का आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस मंदिरों को निशाना बना रही है और धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है। इस आरोप के जवाब में वाईएसआर कांग्रेस ने मंदिरों में अवांछित घटनाओं की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का जवाबी आरोप है कि तेलुगु देशम पार्टी ही एक साजिश के तहत मंदिरों पर हमले करवा रही है। मंदिरों को लेकर राजनीति उस समय तेज हुई जब विजयनगरम जिले के राम तीर्थम मंदिर में श्री राम की एक मूर्ति टूटी पाई गई। सरकार ने तुरंत मामले की जांच के आदेश दे दिए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने यहीं से अपने बयानों को हिंदुत्व के रंग में रंग दिया। नायडू ने यहां तक कहा कि न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि गृह मंत्री और प्रदेश के डीजीपी भी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। नायडू के रुख से साफ है कि वे अब खुद को धर्मनिरपेक्ष के बजाय हिंदूवादी नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश में जुट गए हैं। जानकार बताते हैं कि आंध्र प्रदेश में जनाधार बढ़ाने की कोशिश की बीजेपी की कोशिशों ने नायडू की नींद खराब कर दी है। बीजेपी आंध्र में टीडीपी के विकल्प के रूप में खड़े होने की कोशिश कर रही है। तो चंद्रबाबू नायडू जो बार बार अपना चोला बदलते रहते हैं, कभी बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी वामपंथी के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी अब एकदम से वो हिंदुत्ववादी और सांप्रदायिक हो गए हैं क्योंकि वो धर्म के आधार पर राजनीति को डिफाइन करने लगे हैं आंध्र प्रदेश की। उन्हें लग रहा है कि जगन रेड्डी को हटाने के लिए उनके धर्म पर निशाना साधना होगा और दूसरी तरफ बीजेपी पहले ही हिंदुत्व का एजेंडा लेकर मैदान में कूद पड़ी है। तो अगर ये पोलराइजेशन हुआ हिंदुत्व बनाम ईसाई या मुस्लिम, तो उसमें बीजेपी बाजी मार सकती है। तो नायडू ने अब उस प्लैंक को झपटने की कोशिश की है, उस एजेंडे को अपने पास लेने की कोशिश की है और जाहिर है कि ये पूरे प्रदेश की राजनीति का और सांप्रदायिकरण करेगा और ध्रुवीकरण करेगा और पूरी तरह से सांप्रदायिक राजनीति आंध्र प्रदेश पर छा जाने वाली है अगले चुनाव तक। तो ये खेल जो मंदिर के में किसी मूर्ति के टूटने भर से हुआ था, अब पता नहीं वो मूर्ति तोड़ी गई, तुड़वाई गई, कैसे तोड़ी गई, तोड़ने वालों का इरादा क्या था, ये किसी को पता नहीं है। जांच हो रही है और पता नहीं एसआईटी जो राज्य सरकार निर्देशित है वो किस तरह के रिजल्ट सामने लाएगी। लेकिन इतना तय है कि मंदिर, मूर्ति, धर्म, इन सब के आधार पर एक बहुत ही टुच्चे किस्म की राजनीति आंध्र प्रदेश में आकार ले रही है और जो पूरे देश की राजनीति को भी असर डालेगी और उस प्रदेश की राजनीति को एक गर्त में तो ले ही जाएगी। क्योंकि एजेंडा अगर विकास नहीं है, लोगों की तरक्की नहीं है, लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देने के नहीं है, तो फिर ये एजेंडा निश्चित रूप से प्रतिगामी है, पीछे ले जाने वाली है, दंगा फसाद वाली है और लोगों को गुमराह करने वाली है। तो नायडू का चरित्र और एक बार हमें देखने को मिल रहा है। जगन मोहन रेड्डी का चरित्र हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से करप्शन के चार्जेस उन पर लगे हुए हैं और बीजेपी का चरित्र अब खुली किताब है। उसके बारे में और क्या कहा जाए कि बस उसके नाम पर, उसके सामने तो हिंदू मुसलमान है और भारत पाकिस्तान है।
तो दोस्तों ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और ध्यान रखेंगे उन दो मेरे निवेदनों का जो मैंने शुरू में किए थे कि व्हाट्सएप इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए सत्यहिंदी.com का, और दूसरा इसके सदस्य बन जाइए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।